तो क्लास में एक भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। पता है कैसे? फ्राइडे को हमारा टेस्ट होता है, लास्ट फ्राइडे मुझे किसी एक बच्चे ने नहीं पूछा सर टेस्ट कौन सा है आज या कल, और इसलिए मैंने ही बताना होता है, आप लोगों ने तो देना नहीं होता। हाँ, पढ़ने की नीयत हो तो आप लोगों को खुद मुझसे पूछना चाहिए था थर्सडे को कि कल फ्राइडे हमारा टेस्ट कौन सा है। किसी एक स्टूडेंट ने नहीं पूछा, टेस्ट मैंने दिया ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा। कोई एक स्टूडेंट हो ना, उसने पूछा हो कि आज टेस्ट था, जब 2 दिन पहले पता हो कि हाँ फ्राइडे को टेस्ट होता है, इसका मतलब कोई स्टूडेंट साथ साथ पढ़ ही नहीं रहा। छुट्टियां चल रही थी, अभी तक ईद ही चल रही है हमारी। हाँ, यूँ चलते चलते पेपर भी ईद में गुजर जाने हमारे। हाँ, फिर अगली ईद पे रिजल्ट जब आना आंखें खुल जानी है। हाँ, फिर ईद वाले दिन बैठे रो रहे होते हो, ईद तबाह कर दी, आई कैप ने मारी, ईद तबाह कर दी, आई कैप ने मारी। हाँ। ये हमारा जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने वर्किंग प्रोसेस जो निकाली थी, ये टू में मेन के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो जो ईयर 2 में जो ओपनिंग था वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा। हाँ, और पिछले साल तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही ले लिया, नहीं, पिछले सोल्ड में प्लस कैसे क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उस समय ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, करंट का जो फिनिश गुड्स है वो क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या होगा करंट का? ओपनिंग। तो वो जो ईयर 1 में जो है उसमें हमारे पास जो फिनिश गुड्स है वो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं थी, तो क्लोजिंग को तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे। ओपनिंग अब हम फिर क्या लेंगे? पूरा फार्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ एक फिगर नहीं, दोनों फिगर अप्लाई करनी है, एक नहीं, ठीक है? जीरो एज्यूम नहीं कर सके जी। थोड़ी ज़रा दिमाग खोल के आज ज़रा लेक्चर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का जो औखा चीज़ है वो आज हम कवर करेंगे। अभी तक हम बच्चों वाली बातें कर रहे थे, रेशियोज कैलकुलेट कर रहे थे। ये रेशियोज सीए के अंदर मेरे ख्याल में अकाउंटिंग के हर पेपर में हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हैं, ऑडिट के हर पेपर में हैं, एमएफए में भी हैं। ठीक हो गया? इंट्रो टू अकाउंटिंग में है, R1 में है, R2 में है, फाइनल की अकाउंटिंग में है, MSA 1 में है, ऑडिट के दोनों पेपरों में है, MSA 2 में भी है, MFA में भी है, ऊपर चल के BMS पढ़ोगे वहां पे भी है, कॉस्ट में भी है, BFD में भी है। ये रेशियोज अकाउंटिंग रेशियोज किस लिए यूज होती हैं? ये FR1 में किस लिए यूज होती थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन होती है, मीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर चेक करना है तो रेशियो की बिना पर चेक किया जा सकता है। क्यों? सिर्फ फिगर कंपेयर करने से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता, रेशियोज की बिना पर पता चलता है कि सेल ग्रोथ कितने परसेंट हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कितने परसेंट है, प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट था लास्ट ईयर, करंट ईयर में कितना है, क्या कहला है, गियरिंग कितनी है, करंट रेशियो, लिक्विडिटी अच्छी मैनेज हो रही है नहीं मैनेज हो रही। तो रेशियोज की बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन होती है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक की जाती है। हम यहाँ पे रेशियोज पढ़ रहे थे किस लिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए या वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने? एक तो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो पढ़ लिया। क्यों कैलकुलेट करनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? क्यों क्यों क्यों? देखने के लिए कि हमें अपना वर्किंग कैपिटल जो है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे हमारी लिक्विडिटी मैनेज हो सके बेस्ट वे में। क्यों? लिक्विडिटी बेस्ट वे में मैनेज होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मीन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट होगा। अगर लिक्विडिटी आपसे मैनेज नहीं हो रही तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। इन्वेंट्री बैलेंस आपको कुछ होल्ड करने हैं, बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंगली होल्ड नहीं करोगे तो आप ऑन टाइम कस्टमर को डिलीवरी नहीं दे सका करोगे। कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी नहीं जाएगी तो क्या कस्टमर आपको मुंह लगाएगा? तो क्या आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट होगा? डेटर के अंदर आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, क्यों? उनको क्रेडिट पे माल देने के लिए। क्रेडिट पे माल देने के लिए क्या मतलब है? डेटर के अंदर पैसा आपका स्टक हो रहा है, क्या कहला है? नहीं दोगे तो क्या कस्टमर आपको प्रेफर करेगा? नहीं, उन बिजनेस को प्रेफर करेगा जो क्रेडिट पे माल देते हैं। तो क्या आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट होगा? नहीं।
क्या ख्याल है? अगर हम इन्वेंट्री में पैसा होल्ड कर रहे हैं, डेटर में पैसा होल्ड कर रहे हैं, तो हमने क्रेडिटर से भी क्या करना है, थोड़ी सपोर्ट लेनी है। क्यों? वो सपोर्ट क्या करेगी, हमारी इधर जो है और ज्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। क्रेडिटर से सपोर्ट हमें ज्यादा मिले तो हम डेटर डेज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को हम थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्यों? कुछ सपोर्ट हमें क्रेडिटर से मिल गई है। क्यों? ये भी हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में, लिक्विडिटी को मैनेज करने में हेल्प देगा। लिक्विडिटी को मैनेज करना है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। कैसे मैनेज करना है, देखना है कि हमें एग्जैक्ट कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा रखना चाहिए, वो कितना रखना चाहिए, वो देखने के लिए हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। अगर ये कैलकुलेट करना ही नहीं आती तो क्या हमें पता चलेगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कितना पैसा हमें चाहिए? तो हम या तो ज़रूरत से ज़्यादा इसमें रख रहे होंगे, जो बेवकूफ़ी है, या ज़रूरत से कम रख रहे होंगे, वो भी बेवकूफ़ी है। क्या कहना? वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल एक और भी नाम था इसका, बिजनेस साइकिल एक और भी नाम था इसका, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। क्यों? इससे हमें पता चलेगा कि हमारे वर्किंग कैपिटल में पैसा कितने दिन फंसा रहता है, और जब दिन निकाल लेंगे तो फिर हम देख सकते हैं इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। क्यों? इसे रिड्यूस करना हमारे बिजनेस के लिए फायदा है। क्या था वर्किंग कैपिटल साइकिल? टाइम पीरियड है किस चीज का? रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का टाइम पीरियड नहीं, टाइम पीरियड है किस चीज का? रॉ मटेरियल की सप्लायर को पेमेंट करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का टाइम पीरियड। जितना कम होगा उतना बिजनेस का फायदा है। क्यों? पैसा ज्यादा सर्कुलेट होगा, जल्दी निकाल के सर्कुलेट होगा। जितना ये ज्यादा है उतना देर हमारा पैसा ज्यादा फंसा रहता है, उतनी हमारी पैसे की सर्कुलेशन क्या होगी? कम होगी। पैसे की सर्कुलेशन ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। क्या कहना है? एक चीज 50 दफा सेल करोगे तो 50 दफा का प्रॉफिट मिलेगा, 30 दफा सेल करोगे तो 30 दफा का प्रॉफिट मिलेगा। क्या कह रहे? तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना हमारा कम होगा उतना बिजनेस के लिए फायदा है। उससे क्या होगा? हमारी कैश की सर्कुलेशन ज्यादा होगी, सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ, ये दोनों चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है हमें सीखनी। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए, सीधे सीधे दिए गए तो ये लो, लेकिन एग्जामिनर इतने सीधे हैं नहीं, वो क्या करेंगे? रेशियोज देंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो हमें वहां से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज निकालनी है। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए हमें क्या चाहिए? रेशियोज चाहिए, और एग्जामिनर इतने सीधे हैं नहीं कि साइकिल का क्वेश्चन दे दें और कहीं ये लो रेशियोज हैं, नहीं, वो फिर डाटा देंगे, हमें उसे रेशियोज कैलकुलेट करना पड़ेंगे। ठीक हो गया? आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल की। कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, मीन इसके लिए पैसा आता कहाँ से? वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करें, कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग होती है कहाँ से? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। और हमारे पास के दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़े थे, इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग में, वर्किंग कैपिटल में जो पैसा हमने लगाना है वो कहाँ से लगाएंगे? या तो इक्विटी से। इक्विटी का मतलब क्या है? ऑनर्स फंड से। क्या कहला? ऑनर्स फंड से लगाएंगे, या फिर डेट, डेट बोले तो लोन से लगाएंगे। ऐसी बात है। क्या करें? ऑनर्स फंड से पैसा हम अगर वर्किंग कैपिटल में लगा देंगे तो अगर कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है जिसमें पैसा लगाने से हमें कोई रिटर्न मिलता है तो वो प्रोजेक्ट क्या हम फिर कैप्चर कर सकेंगे? नहीं। दिस मीन हमें क्या करना पड़ेगा? जब वर्किंग कैपिटल में इक्विटी फंड का पैसा लगाएंगे तो हमें कुछ कॉस्ट आएगी, और वो कॉस्ट क्या आएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि हम वो किसी और प्रोजेक्ट में लगाएं जहां से हमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले सकेंगे। क्यों? हमने पैसा वो कहां पे लगाया हुआ है? वर्किंग कैपिटल। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसमें पैसा लगाओ तो सपोज 25% आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कहला है?
वो पैसा हमने अगर वर्किंग कैपिटल में लगाया हुआ तो हम देखेंगे कितना पैसा वहाँ पे लगाया हुआ है, वही अगर उस प्रोजेक्ट में लगाते तो 25% रिटर्न मिलता था, वो क्या हो रहा है, लूज हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्किंग कैपिटल की वजह से। तो वो 25% अमाउंट जो हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल के अमाउंट के ऊपर, वो क्या होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी। अगर हम वर्किंग कैपिटल में पैसा लोन लेके लगाते हैं फिर भी कोई कॉस्ट आती है, कॉस्ट आती है सर, कौन सी कॉस्ट आती है, इंटरेस्ट आपको जो है वो पे करना पड़ता है, जिसको हम फाइनेंशियल चार्ज का नाम भी दे सकते हैं। क्या करें, लोन का इंटरेस्ट रेट है 12%, तो वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाया है उसका 12% निकालो, वो क्या है, कॉस्ट है किसकी, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की। क्या करें, एक कंपनी ने सोचा कि अगर हम अपने डेटर के डेज इंक्रीज कर दें तो सेल इंक्रीज हो सकती है, हो सकती है। डेटर को लालच दोगे कि भाई तुझे क्रेडिट डेज ज़्यादा अलाउ करते हैं तो ज़्यादा माल लेना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे डेटर भी कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिट डेट ज़्यादा देने से पहले नहीं थे, तो सेल इंक्रीज हो सकती है। क्या करें, लेकिन ये डेटर के अंदर जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ये क्या है, वर्किंग कैपिटल, इसकी कॉस्ट आएगी। क्या कॉस्ट आएगी, अगर तो इक्विटी से लगाएंगे तो देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पे इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलता है तो वो लूज होगा, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, इसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट। हाँ, अगर लोन लेके लगा रहे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट। दिस मीन अगर हमें बेनिफिट देखना है कि सेल इंक्रीज होगी लेकिन हमें नेट बेनिफिट मिलेगा कितना, तो उसमें से वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की कॉस्ट माइनस करके पता चलेगा कि नेट बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है। आइदर हमें ये डेटर डेज इंक्रीज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसमें बैड डेट्स को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसी डेटर इंक्रीज होंगे तो बैड डेट्स भी इंक्रीज होंगे, उसका इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। ये बात समझ आती है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना पड़ता है, मीन्स में पैसा जो लगा रहे हैं वो कहाँ से लगा रहे हैं, या तो इक्विटी मीन ऑनर्स फंड से लगा रहे हैं, तो वहाँ से लगा रहे हैं तो उसकी कोई कॉस्ट है, और क्या कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न लिया जा सकता था, तो रिटर्न जो लूज हो रहा है इस पैसे की वजह से वो क्या होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट। लोन के थ्रू अगर हम लगाएंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इस वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कॉस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, all sales are made by Tesla Limited are on credit and dealers are given 1 month's time to settle bills। कंपनी की सारी सेल्स क्रेडिट पे हैं और कंपनी 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे रही है, मीन डेटर डेज करंटली कितने हैं, 1 मंथ। The company is thinking of changing the credit provided with a view to increase its overall profit। कंपनी सोच रही है कि अगर हम क्रेडिट डेज इंक्रीज कर दें तो सेल इंक्रीज होगी, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टीमेट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ क्रेडिट। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ एस्टीमेट्स प्रिपेयर किए हैं। क्या प्रिपेयर किए हैं कि करंट जो हमारी पॉलिसी है 1 मंथ क्रेडिट पीरियड की, उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल 36,000 है, फिक्स कॉस्ट हमारी 9,000 है, और बैड डेट्स में है वो 0.5% ऑफ सेल होते हैं, 0.5% ऑफ सेल होते हैं, मीन आधा % ऑफ सेल होते हैं। अगर हम प्लान 1 पे चलें, मीन क्रेडिट डेज हम 1.5 मंथ कर दें, तो सेल हमारी इंक्रीज होके 39,000 हो सकती है, फिक्स कॉस्ट 9,000 रहेगी, और बैड डेट्स जो हैं वो भी थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे और वो 0.8% ऑफ सेल हो जाएंगे। एक प्लान 2 है कि अगर हम क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स कर दें तो उससे सेल हमारी इंक्रीज होके 45,000 हो सकती है, लेकिन साथ फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, 9,000 की बजाय 10,500 हो जाएगी, और बैड डेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और वो 1% ऑफ सेल हो जाएंगे। एक प्लान 3 भी है कि अगर हम क्रेडिट डेज 3 मंथ्स कर दें तो उससे सेल हमारी 54,000 हो सकती है। हाँ, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होके 12,000 हो जाएगी और बैड डेट्स जो है वो 2% ऑफ सेल हो जाएंगे।
तो करंटली कंपनी का क्या चल रहा है और कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं कि अगर हम क्रेडिटर डेज डेटर डेज इतने इंक्रीज करें तो ये फिगर्स हो जाएंगी, इतने इंक्रीज करें तो ये हो जाएंगी, इतने इंक्रीज करें तो ये फिगर्स हो जाएंगी। मीन 3 डिफरेंट प्लान्स हैं कंपनी के पास, जिनमें से कोई एक प्लान शायद कंपनी चूज करना चाह रही होगी। क्या ख्याल है? अदर इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? द कंपनी हैज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो ऑफ 40%. Further, it requires the pre-tax return on investment at 20%. और अगर कंपनी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करती है तो वहां से 20% रिटर्न मिलता है। दिस मीन अगर आप डेटर इंक्रीज करने जा रहे हो, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने जा रहे हो, तो ये 20% रिटर्न आपका लूज होगा। इवैल्यूएट ईच ऑफ द प्रपोजल एंड रिकमेंड द बेस्ट क्रेडिट पीरियड। तो आपने तीनों प्रपोजल को इवैल्यूएट करके बताना है कि बेस्ट प्लान 1 है, 2 है या 3 है या करंट ही है। कैसे बताओगे? प्रॉफिट निकाल लोगे चारों के, करंट के भी, प्लान 1, 2, 3 के भी, और देख लोगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है वो ऑप्शन ठीक है। कंपनी वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है, हमें पता चल गया। फाइनेंसिंग कंपनी किससे करने जा रही है? डेट से या इक्विटी से? डेट से क्यों नहीं? क्योंकि कहीं पे कोई इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं गया। अगर इंटरेस्ट रेट दिया गया था तो हम कहते हैं कि शायद डेट से करने जा रही है। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दिस मीन इक्विटी से इन्वेस्ट करने जा रही है, दिस मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी होगी। सबने क्या करना है? करंट और आगे जो 3 प्लान है इनको इवैल्यूएट करके देखना है, ज्यादा प्रॉफिट कौन सा प्लान दे रहा है वो चूज करना है। आगे इधर क्वेश्चन नंबर 6, करंट है हमारे पास, प्लान 1 है, प्लान 2 है, प्लान 3 है। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। सेल्स कितनी है सर? 36,000 करंट है। प्लान 1 की कितनी है? 39,000। प्लान 2 की 45,000। प्लान 3 की 54,000। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया गया, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो उसने दी हुई है, क्या ख्याल है? सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कितना है? 40%, 40%, 40%, 40%। और ये अगर हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्या ख्याल है? कितना? 14,400, 18,000। मीन ये क्या आ गया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, बैड डेट्स माइनस कर दें और फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस कर दें, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जिसकी बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, वो प्लान चूज कर लें। क्या ख्याल है? तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें इसमें से कितनी? 9,000, 9,000, 10,500, 12,000। और हम माइनस कर दें इसमें से बैड डेट्स, और बैड डेट्स उसने हमें कहा जी कि कुछ परसेंट ऑफ सेल हैं। क्या ख्याल है? तो अगर हम कह दें कि सेल जो है वो सपोज हमारे पास ए है, तो ये पहला बैड डेट जो है वो कैसे निकलेगा? ए इंटू 0.5% कितना बना? 18। नेक्स्ट ए इंटू 0.8%, 312। नेक्स्ट ए इंटू 1%, 450। और नेक्स्ट ए इंटू 2%, 1080।
अब इसमें से हम क्या करें, फाइनेंसिंग कॉस्ट को माइनस कर दें, तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कहला है? सो फाइनेंसिंग कॉस्ट किसकी, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी कहाँ से, वर्किंग वन से, वो अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जिसकी बेस पर हम जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि हमें फाइनेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेटर डेज इंक्रीज करने जा रहे हैं तो हमें जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना है वो कौन सा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना है, डेटर्स। डेटर्स में पैसा लगाना है तो हमें वो डेटर निकालना पड़ेगा, मीन वो अमाउंट डेटर की निकालना पड़ेगी जो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। क्या कहना, कैसे निकालेंगे, सेल हमारे पास है, डेज हमारे पास हैं, सेल इनटू डेज मल्टीप्लाई करें हमारे पास डेटर्स आ जाते हैं। क्या कहना है, तो हम आगे कहाँ पे, यहाँ पे नीचे वर्किंग वन में क्या निकालने जा रहे हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो देखिएगा हमारे पास जो सेल है वो यही दी गई है, कितनी, 36,000, 39,000, 45,000 एंड 54,000। और इसमें से हम क्या करेंगे, डेटर डेज मल्टीप्लाई करेंगे इसे। क्या कहला है, डेटर डेज मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कितने डेज हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12, नेक्स्ट क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय, नहीं पहला कितना है, पहला 1 है, दूसरा 1.5 डिवाइडेड बाय 12, तीसरा 2 डिवाइडेड बाय 12, 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएंगे डेटर्स। क्या कहला है, कितने, 3,000, 4875, सर ये डेटर्स आ गए, दिस मीन इतना हमें डेटर में इन्वेस्ट करना है वर्किंग कैपिटल में। हमने इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या निकालनी है, 20% जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लॉस्ट होनी है, तो इस पर 20% अप्लाई करेंगे, लेकिन इस फिगर पे नहीं। ये जो डेटर निकले हैं ये कौन से हैं, ग्रॉस है या नेट है, ये ग्रॉस डेटर है। हमने कहीं FR 1 में पढ़ा था कि हमारे जो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, नेट होते हैं, उसमें से बैड डेट्स को माइनस करके वो हम यूज करते हैं। तो हमें इन ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा। ये क्या है, ग्रॉस डेटर्स हैं सर, ये नेट नहीं है। तो हमें नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से बैड डेट्स माइनस करना पड़ेंगे, मीन इसका 5% माइनस करना पड़ेगा, नहीं 0.5% माइनस करना पड़ेगा। दिस मीन ये 100% है। तो अगर हम इसको 99.5% से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी वही अमाउंट आ जाएगी जो 5% माइनस करके आनी है। क्या कह रहा है, 99.5% जो है, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं 0.995। क्या कह रहा है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.995 से, क्या कह रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट डेटर्स कितना, 2985। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.992 से, कितना, 4836। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 0.99 से, कितना, 7425। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.98 से, कितना, 132। इन क्या किया हमने, उसमें से बैड डेट्स माइनस कर दिया है, मीन इस फिगर का 0.5% माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई, इस फिगर का 0.8% माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई, इस फिगर का 1% माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई, इस फिगर का 2% माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई। अब इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास वो क्या उसने दिया हुआ था, प्री टैक्स
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहना है, वो हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। मीन ये पैसा जब हम डेटर में इन्वेस्ट इतना कर रहे हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें 20% रिटर्न मिलना था, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी क्या होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या कह रहा है। तो क्या करेंगे, इंटू 20% इंटू 20% इंटू 20% इंटू 20%, तो वो फिगर मुझे बता दें क्या, 597 967 1485 2646, ये क्या है हमारे पास, फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो उठा के यहाँ से माइनस कर दो, 597 967 1485 2646। प्रॉफिट करंट कितना था, 4623 5321 5565 5874। फिगर चेक कर लें प्लीज। फाइव 5874, ठीक है। कौन से प्लान पे जाना चाहिए कंपनी को, 1 पे, 2 पे या 3 पे, 3 पे। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर कंपनी should choose plan 3 of 3 months credit period because it has higher profit of 5874। क्या चल, जी कोई चीज़ क्लियर होती है। ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी थी कि डेटर जो हमने फाइनेंसिंग कॉस्ट निकालते हुए कभी यूज़ करने हैं वो ग्रॉस नहीं, नेट वाले यूज़ करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो आप लोगों ने खुद से करना है। मीन यहाँ पे 3 प्लान थे, उसमें एक ही प्लान है, ठीक हो गया। उसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी की बजाय किससे आएगी, इंटरेस्ट से आएगी, क्यों, कंपनी लोन लेके पैसा लगा रही है। बात यही होगी, डेटर में आपने जो है वो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डेटर की अमाउंट निकालना होगी, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनेंसिंग कॉस्ट आ जाएगी, वो आप खुद से करोगे। चले आगे, चलिए आगे चलो, उतारो ये फिर मिटाते हैं। ये बैड डेट्स तो इस सेल पे जो होते हैं कंपनी को, हमने जो डेटर फाइनेंस करने जा रहे हैं वो निकालें ताकि हम फाइनेंसिंग कॉस्ट उसकी निकाल सके, ठीक हो गया। तो ये डेटर हमने निकाले जो हमें एक्स्ट्रा फाइनेंस करने अब, और वो एक्स्ट्रा फाइनेंस हमने कितने करने हैं, इतने इतने। मीन अगर प्लान 1 पे चलते हैं तो हमें डेटर में इतना पैसा और चाहिए, प्लान 2 पे चलते हैं तो डेटर में इतना पैसा और चाहिए, 3 पे जाते हैं तो इतना पैसा और चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, इक्विटी से। इक्विटी से ला रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या है, फाइनेंसिंग कॉस्ट, और वो क्या होगी, ये इक्विटी का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न कमाया जा सकता था, जो हम लूज कर रहे हैं इस डेटर में पैसा लगा के। तो कितनी अमाउंट हम डेटर में लगा रहे हैं, इतनी, कितना लूज कर रहे हैं, 20%। अगर ये कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाता तो फाइनेंसिंग कॉस्ट डेटर की कितनी आ गई, इतनी। हाँ, ग्रॉस डेटर हमने फार्मूला, सेल थी हमारे पास, डेज हमारे पास थे, तो वहाँ से हमने डेटर वही रेशो से निकाल लिए। तो हम डेटर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो डेटर कितने हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो निकालने हमने। करंटली हम इस पे चल रहे हैं,
इंक्रीमेंटल किस चीज़ का? डेटर्स का कि कितने हमें इजाफी लगाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा। नहीं, हमने देखा कि अगर हम करंटली चल रहे हैं तो इतनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर हम जाते हैं प्लान 1 पे तो हमारे कितना डेटर चाहिए, तो प्लान 1 पे जाने के लिए हमें इतना डेटर में इन्वेस्ट करना है, ठीक हो गया। प्लान 1 पे जाते हैं तो इतना हमें डेटर में इन्वेस्ट करना है। जी थोड़ी सी अब और बातें करें थ्योरी की। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी अब हम कवर करने जा रहे हैं। दिमाग खोल के रखने, पेन छोड़ देने, बाद में सब कुछ बोर्ड पे होगा, हम यहाँ से कॉपी खेलते रहेंगे। बल्कि समझ आ गई तो नोट्स के अंदर अगर आप पेज 2-3 खोल लोगे तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा। नोट्स का देखो कोई पेज 2-3 बुक का मिलता है इस चैप्टर का, 2 और 3 चैप्टर का पेज नंबर 2 और फिर 3, 2 के सेंटर में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक होता है टेम्परेरी या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या? करंट एसेट्स में हमें जो पैसा लगाना है, इन्वेंट्री में, डेटर्स में, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल है। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कहला? बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, तो वहां पे हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा चाहिए। तो क्या पैसा चाहिए? स्टोर पे हमने जो इन्वेंट्री डिस्प्ले पे रखनी है, इसके लिए हमें क्या है? वर्किंग कैपिटल में पैसा चाहिए। क्या कहला? जब तक स्टोर हमारा चलता रहेगा, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे डिस्प्ले पे इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट मस्ट होने चाहिए। ये जो मिनिमम इन्वेंट्री बैलेंस हमने डिफाइन कर लिया कि इतना हमारी इन्वेंट्री हर वक्त स्टोर में इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, उसे हम क्या नाम देते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मीन इसको हम क्या नाम देंगे? मिनिमम वर्किंग कैपिटल। ये क्या है? मिनिमम वर्किंग कैपिटल, जो हमें बिजनेस चलाने के लिए अपने पास इन्वेंट्री रखनी ही रखनी है। क्या कहला? या हमारे माल उधार पे भी जाते हैं कस्टमर को, तो इतना कुछ उधार हमें हर सूरत में कस्टमर को देना ही देना है, तो वो क्या है? मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसे क्या नाम देता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। गाड़ियों का हम शोरूम खोल रहे हैं, तो हमें शोरूम पे हमारी ये 5 तरह की गाड़ियां हैं, तो ये पांचों का एक एक यूनिट हमें डिस्प्ले पे रखना ही रखना है। तो ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ताकि कस्टमर आए तो उसे गाड़ी नजर आनी चाहिए, ताकि उसने फीचर देखने तो देख सके। क्या ख्याल है? तो इसे क्या नाम देंगे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब इस परमानेंट वर्किंग कैपिटल की हम जो फाइनेंसिंग करेंगे वो कौन से सोर्स से करेंगे? तो इसकी हम फाइनेंसिंग करेंगे थ्रू, इसकी जो फाइनेंसिंग है वो हम करेंगे थ्रू लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसकी फाइनेंसिंग कहां से करेंगे? लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट मीन लॉन्ग टर्म लोन। इसलिए हम जो एनपीवी के क्वेश्चन करते थे, हम कहते थे ईयर 0 में ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और ईयर 0 में ये हमारी वर्किंग कैपिटल में पैसा लग रहा है, मीन वो भी क्या एक तरह की हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो कहां से आ रही है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, मीन इक्विटी शेयर होल्डर फंड से आ रही है या फिर लोन लेके आ रही है। क्यों? ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने मेंटेन रखनी है। कब तक? जब तक बिजनेस ये चला रहे हैं। इसलिए इसकी फाइनेंसिंग हम कहां से करेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से करेंगे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट से करेंगे। ये बात समझ आती? अब हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, हमने डिफाइन कर लिया कि हमें मिनिमम इतनी इन्वेंट्री चाहिए बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक। लेकिन अगर कभी रमज़ान आ जाता है, ईद के दिन आ जाते हैं, तो हमें वो मिनिमम इन्वेंट्री बैलेंस उतनी लेके चलना है या उन्हें बढ़ाना है? बढ़ाना पड़ता है। क्या करें? रमज़ान आ गया,
तो डिपार्टमेंटल स्टोर पे रश ज़्यादा होता है, इन्वेंट्री ज़्यादा बिकती है, तो हमें वो मिनिमम इन्वेंट्री बैलेंस नहीं, अब उसे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा शॉर्ट पीरियड के लिए, सिर्फ इस एक रमज़ान के मंथ के लिए। ईद आ गई है तो 1-2 हफ्ते के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री बैलेंस अपने बढ़ाना पड़ेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए। ये जो हमें ज़रूरत की खातिर किसी शॉर्ट पीरियड में वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, इस वर्किंग कैपिटल को नाम क्या दिया जाता है, फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। जो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वर्किंग कैपिटल नहीं, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्किंग कैपिटल। ये क्या है, डिफरेंस है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्किंग कैपिटल। मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था, हमारा 100 यूनिट्स हमें लेके चलने हैं। अब रमजान आ गया तो नहीं, हमें क्या करना है, 130 तक यूनिट लेके चलने हैं। तो जो 100 से ऊपर 130 तक, इनके बीच में जो 30 यूनिट्स हैं, ये क्या हमारा फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो ज़रूरत की खातिर हमें बढ़ाना पड़ रहा है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वापस अपने मिनिमम पे आ जाएगा। डिजायर्ड वर्किंग कैपिटल वो क्या है, मिनिमम, मीन हमें कितना कुछ चाहिए, ये क्या है, ज़रूरत पड़ने की सूरत में, रमज़ान की सूरत में, ईद की सूरत में रश ज़्यादा होता है तो हमें इन्वेंट्री बैलेंस थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों, बहुत जल्दी बिक्री होती है तो हमें इन्वेंट्री बैलेंस थोड़े बढ़ाना पड़ते हैं। वो बढ़ा के हम जो ले गए मिनिमम से ऊपर, ये क्या है, ऊपर वाला फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी, जो टेम्परेरी सूरत में हमें मैनेज करना है, जो फ्लक्चुएट होगा ओवर द मंथ, फ्लक्चुएट होगा। हो सकता है रमज़ान के स्टार्ट में ज़्यादा रखना पड़ेगा, रमज़ान के एंड तक आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ेगा, ईद के 1 वीक बाद तक थोड़ा कम करना पड़ेगा, ईद के 1 मंथ बाद बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा। क्यों, वापस हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, मिनिमम पे आना पड़ेगा। अब इसकी जो हमने फाइनेंसिंग करनी है वो किससे करनी है, इसकी फाइनेंसिंग करनी है किससे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। क्यों क्यों, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा कि आपने पैसा लगाना किस जगह पे है, अगर वहां से रिटर्न शॉर्ट पीरियड में मिलना है तो आपने फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म सोर्सेज फाइनेंस से करनी है, और अगर लॉन्ग पीरियड में वहां से रिटर्न मिलना है तो फिर आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज फाइनेंस से करनी है। अब ये चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए हमें चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो इसकी फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज फाइनेंस से नहीं, शॉर्ट टर्म से करेंगे। क्यों, लॉन्ग टर्म से करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट हो जाएगी, क्या कहला है, वो हमें बेयर करना पड़ेगी। मीन एक प्रोजेक्ट आया था जिसे हमें 5 साल तक रिटर्न मिल सकता था, लेकिन चूंकि पैसा हमने यहाँ पे लगाया हुआ था 2 मंथ्स के रिटर्न की खातिर, तो अपॉर्चुनिटी क्या होगी, लॉस्ट होगी। यहाँ सिर्फ पैसा निकल आया, लेकिन क्या वो अपॉर्चुनिटी अब दोबारा मिलेगी, नहीं। इसलिए इसकी फाइनेंसिंग हमने किसे करनी है, लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस से नहीं, शॉर्ट टर्म से करनी है। क्यों, लॉन्ग टर्म वाले हमने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाने हैं या परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए लगाना है। ये जो टेम्परेरी हमारी जरूरतें हैं, इसको हमने कहाँ से पूरा करना है, लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस से नहीं, शॉर्ट टर्म से। क्यों, इनको लॉन्ग टर्म से अगर हम मैनेज करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है। वर्किंग कैपिटल 2 तरह के, परमानेंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, मिनिमम का मतलब क्या है, वो जो हमें चाहिए चाहिए, और फ्लक्चुएटिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम। क्या कह रहा है, कितना होगा ज़रूरत के मुताबिक देखा जाएगा। हाँ, जो परमानेंट है उसकी फाइनेंसिंग थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस। अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है कि इनकी फाइनेंसिंग थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस, और जो फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी है इनकी फाइनेंसिंग थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस। नहीं तो बात समझ आई। अब चले आगे, अब बात करते हैं जी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी की। ये पढ़ के देखें, पेज 2 पे दिया गया सेंटर में 2 डब्बे, यही बातें हैं। ठीक है, पेज 2 के सेंटर में 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये 2 डब्बे दिए गए, यही बातें लिखी हुई।
जी अब इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की पॉलिसीज डिफाइन करना। एक बिजनेस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करता है, ये वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करता है। मैनेज करने का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग डिसाइड करना कि हमें पैसा कितना लगाना है और कहाँ से लगाना है, क्या कहला, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की या मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज बिजनेस अडॉप्ट करता है वो तीन तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं एग्रेसिव पॉलिसी, एक को बोलते हैं डिफेंसिव या कंजर्वेटिव पॉलिसी। अग्रेसिव क्या थी? बहुत सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके चलना, कि कम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके चलना, कम इन्वेस्ट करके चलना, देखी जाएगी। अग्रेसिव या डिफेंसिव क्या है? वर्किंग कैपिटल पैसा में बहुत ज्यादा लेके चलना है डरे हुए, क्यों? कोई मसला ना आ जाए। लेकिन बेस्ट क्या है? बैलेंस, या इसको मॉडरेट पॉलिसी का नाम भी देते हैं, या इसका एक नाम और भी है बैलेंस मॉडरेट, बैलेंस मॉडरेट, एक और भी इसका नाम है, चल भी माइंड में दिमाग में आएगा तो लिख लेंगे। मैचिंग पॉलिसी, बैलेंस मॉडरेट या मैचिंग पॉलिसी क्या है कि अपने बिजनेस की नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके देखना कि हमें कितना पैसा चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ये भी देखना कि हमने फाइनेंस कहां से करना। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है? एटीट्यूड टू रिस्क। एक बिजनेस का रिस्क की तरफ एटीट्यूड क्या है? एक बिजनेस के रिस्क की तरफ तीन तरह के एटीट्यूड होते हैं। एक होता है रिस्क एवर्स या रिस्क सीकर, एक होता है, एक को हम नाम देते हैं रिस्क एवर्स और एक को बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल। नेक्स्ट चैप्टर में हमने रिस्क पढ़ना है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। एक बिजनेस तीन तरह से रिस्क को मैनेज करता है, रिस्क सीकर अप्रोच पे, रिस्क एवर्स अप्रोच पे, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच पे। रिस्क सीकर क्या है कि बिजनेस के पास अन्ना कॉन्फिडेंस है रिस्क लेने का, देखी जाएगी, क्यों? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है। रिस्क एवर्स क्या है? बिजनेस डरपोक है, डरा हुआ है कि हमें रिस्क नहीं लेना। रिस्क न्यूट्रल क्या है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ रिस्क लेना है, क्यों? रिस्क लेंगे तो फिर ही प्रॉफिट भी मिलेगा, क्यों? बिजनेस नाम ही किस चीज का है? रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज का। रिस्क सीकर क्या है कि आपने सेमेस्टर स्टार्ट होते ही 4 पर्चे उठा लिए, अन्ना कॉन्फिडेंस, ये क्या है? रिस्क सीकर अप्रोच। रिस्क एवर्स क्या है कि पिछली दफा 3 दिए थे, एक पास भी नहीं हुआ, तो इस दफा 2 पर्चे या 1 पर्चा लेके चलता हूं, मीन धुर फिटे मुंह सीए करने वाली अप्रोच। इससे बेहतर है डूब के मर जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। रिस्क न्यूट्रल क्या है? चूंकि मेरे दोस्त ने 3 पर्चे रखे थे, साथ साथ पढ़ा था, उसने पास कर लिए हैं, तो मैं भी अगर 3 पर्चे रख के इंसान का बच्चा बन के साथ साथ पढ़ूं, साथ साथ टेस्ट दूं, क्लासेस रेगुलर लूं, तो 3 पर्चे पास हो सकते हैं। ये रिस्क सीकर या रिस्क अवर्स? रिस्क सीकर। तो हम कहेंगे जी ये क्या है? रिस्क सीकर है। रिस्क सीकर अप्रोच क्या है कि बिजनेस क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। क्या फाइनेंस कर रहा है? ऑल फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ऑल फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल प्लस सम
परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसके थ्रू? किसके थ्रू? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा जो है वो कम लगा के चल रहा है। यही अग्रेसिव थी कि मैं वर्किंग कैपिटल में पैसा कम रखना है। मीन अपना जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी डेट को वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहा है किसके थ्रू? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू जब जरूरत पड़ेगी। और क्या कर रहा है? ऑल फ्लक्चुएटिंग को शॉर्ट टर्म के थ्रू फाइनेंस कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। क्यों? फ्लक्चुएटिंग को फाइनेंस ही शॉर्ट टर्म के थ्रू करना चाहिए। लेकिन रिस्क सीकर क्या है कि कुछ परमानेंट भी शॉर्ट टर्म के थ्रू चल रहा है। और अगर परमानेंट मिनिमम इन्वेंट्री बैलेंस भी आप शॉर्ट टर्म के थ्रू चलोगे, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट से या क्रेडिटर से जो कभी भी ये पैसा वापस मांग सकते हैं। और अगर इन्होंने वापस मांग लिया तो क्या आप अपनी मिनिमम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकोगे? फिर नहीं मैनेज कर सकोगे। तो इसलिए क्या है? रिस्क सीकर अप्रोच है। इसलिए क्या है? रिस्क सीकर अप्रोच है। क्यों? मुझे अपना जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से क्या करूंगा? हाई रिटर्न जो है वो कमाऊंगा। तो अग्रेसिव पॉलिसी क्या है कि बिजनेस रिस्क सीकर अप्रोच पे चल रहा है हाई रिटर्न लेने के लिए। और क्या कर रहा है? अपने जितने भी फ्लक्चुएटिंग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हैं इनको फाइनेंस कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो मैं लोन ले लूंगा शॉर्ट टर्म मीन शॉर्ट टर्म सोर्स फाइनेंस से। लेकिन रिस्क क्या है इसमें कि अपने जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हैं उनको भी फाइनेंस कर रहा है। कहां से? शॉर्ट टर्म सोर्स फाइनेंस से। हालांकि होना क्या चाहिए? परमानेंट को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना चाहिए, टेम्परेरी को शॉर्ट टर्म से करना चाहिए। लेकिन ये परमानेंट भी कुछ क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म जाए शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहा है। तो रिस्क क्या है कि अगर वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बंद हो गया तो आप अपना परमानेंट वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर सकोगे। क्यों? मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैनेज नहीं होगी। तो उससे क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन बिजनेस रिस्क ले रहा है। क्यों? रिस्क लेने से क्या होगा? रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो अच्छी पॉलिसी है या नहीं है? नहीं है, नहीं है अच्छी पॉलिसी। अच्छी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करने चाहिए। इसमें गंदी बेवकूफ़ी क्या है कि आप परमानेंट को भी शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करने जा रहे हो। पूरे नहीं, कुछ, बेशक कुछ। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फौरी बंद हो गया तो फिर आपका मिनिमम इन्वेंट्री बैलेंस मैनेज आपसे नहीं होगा। और जब मैनेज नहीं होगा तो बिजनेस उससे आपका तबाह हो जाएगा। कस्टमर आएगा आगे उसे देने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होगी। क्यों? आपने वो इन्वेंट्री बैलेंस मैनेज ही नहीं प्रॉपर किया था। इसलिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बात समझ आती है? अब बात करते हैं डिफेंसिव कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या है। डिफेंसिव कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या है कि बिजनेस जो है वो चल रहा है किस पे? रिस्क एवर्स अप्रोच पे। डरा हुआ है कि मुझे वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा ज्यादा लेके चलना है, मसला ना बन जाए। मीन बहुत सारा पैसा इसने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। क्या? ऑल परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है वैसे? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं नेट करंट एसेट्स। क्या ख्याल है? वर्किंग कैपिटल को मैं नेट करंट एसेट्स का नाम दे सकता हूं। क्या ख्याल है? तो ऑल परमानेंट नेट करंट एसेट्स मीन वर्किंग कैपिटल प्लस सम क्या? टेम्परेरी या फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी क्या? नेट करंट एसेट्स मीन वर्किंग कैपिटल। किसके थ्रू? किसके थ्रू? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू। तो ये पहली वाली बात तो ठीक है कि आपको परमानेंट नेट करंट एसेट्स को मैनेज करना चाहिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू। लेकिन क्या कर रहा है? कुछ शॉर्ट टर्म मीन टेम्परेरी को शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म से ही फाइनेंस कर रहा है। तो क्या ये अच्छी अप्रोच है? इससे क्या होगा?
आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, मीन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर बैठोगे, तो इसलिए ये भी अच्छी अप्रोच नहीं है, डरी भी अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच क्या होगी? बैलेंस, मॉडरेट, और वो क्या है? रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल क्या है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेके चलना है और उसमें आपने क्या करना है? फाइनेंस करना है क्या? अपना जो टेम्परेरी या फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, वो किसके थ्रू आपने फाइनेंस करना है? थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो आपको किससे फाइनेंस करना है? वो आपको फाइनेंस करना है किससे? लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये क्या है? अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी पॉलिसी। सो वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है मीन देखना है कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा चाहिए, और उसके बाद देखना है कि वो पैसे की फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है। तो फाइनेंसिंग करने के लिए कंपनी 3 तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। पहली पॉलिसी क्या है? अग्रेसिव पॉलिसी। अग्रेसिव पॉलिसी क्या है? रिस्क सीकर अप्रोच। क्या कर रहा है बिजनेस? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बजाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहा है। सारा का सारा फ्लक्चुएटिंग, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ परमानेंट भी इसके थ्रू मैनेज कर रहा है। तो रिस्क है इसमें क्या कि अगर कभी भी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कॉल बैक हो गया तो आपका मिनिमम जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, तो उससे आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, इसलिए रिस्की अप्रोच है। कंजर्वेटिव डिफेंसिव पॉलिसी क्या है? डरा हुआ है बिजनेस और क्या कर रहा है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल सारा का सारा लॉन्ग टर्म से, इवन कुछ टेम्परेरी भी लॉन्ग टर्म से मैनेज कर रहा है। तो ये बिजनेस की गलत पॉलिसी है। क्यों? इससे क्या होगा? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, इसलिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल जिस टाइप का है उसकी फाइनेंसिंग भी उसी टाइप के सोर्स से करनी चाहिए। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसकी फाइनेंसिंग थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस होनी चाहिए, और जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसकी फाइनेंसिंग थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए। और ये क्या है? रिस्क न्यूट्रल, एक बैलेंस या मैचिंग पॉलिसी। मैचिंग मीन जिस टाइप का पैसा आप लगा रहे हो उसकी फाइनेंसिंग भी उसी टाइप के सोर्स से होनी चाहिए। जहाँ से पैसा आपको लॉन्ग पीरियड में मिलना है, रिटर्न लॉन्ग पीरियड में मिलना है, क्यों? जब तक बिजनेस चल रहा है ये आपको मैनेज करना है, तो इसलिए इसकी फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करो। ये शॉर्ट पीरियड के लिए आप मैनेज कर रहे हो तो रिटर्न भी आपको शॉर्ट पीरियड में मिलना है, 1-2 मंथ में। तो इसकी फाइनेंसिंग जब जरूरत पड़े तब किसे करो? शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस से करो। ना पैसा आपके पास अबेंडन इजाफी पड़ा रहना चाहिए, और ना आपको जो है वो लॉन्ग टर्म जो चलाना है वो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करना चाहिए। क्यों? शॉर्ट टर्म से अगर आप फाइनेंस कर रहे हो परमानेंट को भी, तो शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है, तो उस सूरत में भी कॉस्ट आपको ज्यादा बेयर करना पड़ेगी। शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? बैंक को अरेंज करना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म में बैंक इजीली अरेंज नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म में बैंक मैनेज कर लेता है, अरेंज कर लेता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करता है। क्या चला? अब ये 3 डब्बा दिए गए हैं पेज 3 पे, इनको पढ़ के देखें, समझ आती? और ये चैप्टर का सबसे टेक्निकल टॉपिक था, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज। शॉर्ट टर्म डेट की कॉस्ट ज़्यादा होती है? नहीं, शॉर्ट टर्म डेट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अमाउंट में आप कह सकते हो कि
कम हो सकती है, इंटरेस्ट अमाउंट में कम हो सकता है, लेकिन रेट ज़्यादा होता है। मुझे पेज नंबर बोलिएगा, पेज नंबर 243, तीसरा पेज है इस चैप्टर का। अग्रेसिव में दिस इज वेयर फाइनेंसिंग ऑल फ्लक्चुएटिंग टेम्परेरी नेट करंट एसेट्स एंड पार्ट ऑफ परमानेंट नेट करंट एसेट्स थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस पॉलिसी कैरीज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लिक्विडिटी as well as the greatest return because the short term debt cost are typically less than long term debt। नहीं हाई कर लो इसको, लेस नहीं हाई कर लो। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म डेट। अमाउंट कम होगी लेकिन रेट ज़्यादा होगा, अमाउंट कम होगी लेकिन इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा आपको पड़ेगा। हाँ, बिकॉज शॉर्ट टर्म डेट कॉस्ट आर टिपिकली लेस देन लॉन्ग टर्म कॉस्ट। मीन इसमें आप 40 किस पे रहे हो, शॉर्ट टर्म पे चल रहे हो ना, क्या कहला है नहीं ये रिस्की क्यों है, बेसिकली ये बात की जा रही है कि इधर ग्रेटर रिस्क ऑफ लिक्विडिटी है। ग्रेटर रिस्क ऑफ लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेट आपको ज़्यादा बेयर करना पड़ता है, रेट ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया, बस एक दो क्वेश्चन रहते हैं, बाकी थ्योरी के पॉइंट से सारा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने कर लिया, क्वेश्चन 5 आप जाके करोगे, 6 कर लिया, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन 4 रह गया और एक क्वेश्चन शायद 7 रह गया, जो पूरी नेक्स्ट क्लास में कवर करके ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन 9 प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। 8 है या 9 है? 8 नहीं है, बीच में कोई क्वेश्चन 8 भी है। चलें नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो रटा क्या लगाना है, ये 2 पेज, पेज 2 और 3, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी रटा नहीं है। रटा क्या था, ये टाइप्स दो आपको बतानी आनी चाहिए, किसकी फाइनेंसिंग किससे होती है, और आपको ये 3 पॉलिसीज़ के जो 3 डब्बाज हैं ये रटा लगाने हैं। इसके ऊपर एग्जामिनर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ सिनेरियो भी बन सकता है कि बिजनेस ये फाइनेंसिंग इस चीज़ से कर रहा है, तो आप बताएं ये कौन सी अप्रोच है। कोई 2 लोगों ने अपनी अपनी अप्रोच बताई कि ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो आप बताएं ये कौन सी अप्रोच है, और रिकमेंडेशन दें कि बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज 2। इस तरह से कोई एक छोटा सा सिनेरियो भी बन सकता है। एक बंदे ने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की पॉलिसी बताई है, और क्या बताई है, सपोज ये बताई है, तो एग्जामिनर कह सकता है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे मिस्टर ए कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है, एक मिस्टर बी है जिसने ये पॉलिसी बताई है, तो आप बताएं मिस्टर बी कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है, और बात करें कि क्या ये ठीक बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो आप रिकमेंड करें बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक हो गया। यूँ इस तरह से एक छोटा सा सिनेरियो एग्जामिनर बना सकते हैं। बागजो कर लेते हैं।